जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर से आपके लिए हाजिर हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ, जिसमें आज हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपन लोग डेली 30 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लेके आते हैं। किसी दिन हिस्ट्री, किसी दिन पॉलिटी, स्ट्रैटेजी के हर प्रकार के ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन करते हैं। तो हिस्ट्री का आज ये 5वां वीडियोज़ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पिछले वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाइए। सारे वीडियोज़ जितने भी अभी तक हमने टॉप 30 लिए हैं उन्हें ज़रूर देखें, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुँचेगी। ठीक है, चलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारत से पहला क्वेश्चन है। पूरे के पूरे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, हर प्रकार के इन 30 क्वेश्चनों में अपन लोग प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन करने वाले हैं। कह रहा, भारत में कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू, बौद्ध, ऑप्शन नंबर जैन। तीसरा है जैन। कौन सा हो जाएगा? केवल 1 2 3 पहला ही हो जाएगा, या केवल 1 2 या 3, या पहला और तीसरा? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर पहले का? तो आपको याद रखना है, जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं वो आपके तीनों धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये बात याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए क्या है, 4 बौद्ध संगीतियां दी गई हैं और उनमें क्या दिया गया है, उनमें आयोजक जिनके शासन काल में आयोजन हुआ उनके नाम दिए गए। ठीक है, तो आपको बताना है कि पहली चारों संगीतियों का सही क्रम क्या था। बताइए क्या होगा राइट आंसर, बताइए। देखिए, पहली जो संगीत थी वो किसके शासन काल में है? तो कहेंगे सर पहली जो संगीत हुई थी वो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। ठीक है, अजातशत्रु के शासन काल में। ठीक है, दूसरी किसके हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में, दूसरी कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो ये तो आपके गलत हो गए, ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही है। ठीक है, पहली कालाशोक के अजातशत्रु के समय हुई थी। पहली किसके समय हुई थी? कहेंगे सर अजातशत्रु के समय, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कहाँ? कनिष्क के समय में। ठीक है, तो आपको याद रखना, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, राजगृह फिर वैशाली, ये आपकी अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। कनिष्क के समय में कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या आप बताइए कि निम्न में से कौन सा एक पिटक का अंग नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। जातक, सुप्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग जानते होंगे। सुप्त पिटक, विनय पिटक ये अभिधम्य है तीनों, लेकिन जातक क्या है? ये आपके अभिधम्य पिटक नहीं है। ठीक है, जातक किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं जातक कथाएं। ठीक है, जातक कथाओं में क्या होता है, तो बौद्ध धर्म की जो बौद्ध की शिक्षाएं हैं, इनके पुनर्जन्म से पहले या उनके जन्म के बाद की जो भी शिक्षाएं वो हमें जातक कथाओं में देखने को मिलती हैं। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या रहा है, ऋग्वेद के 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? बताइए ऋग्वेद के किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अष्टनेमी का मिलता है, पार्श्वनाथ और निर्यानाथ का मिलता है, या असृजित और संजय विल्लभदुप्त का मिलता है, या ऋषभदेव और पार्श्वनाथ का मिलता है? क्या होगा राइट आंसर। ऋग्वेद में किन 2, अच्छा ऋग्वेद में क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। ऋग्वेद में कह रहा है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? अच्छा ऋग्वेद में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। बताएं क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आपको याद रखना है, ऋग्वेद जो है इसमें आपका ऋषभदेव और अष्टनेमी का क्या मिलता है? इनका उल्लेख मिलता है। ऋषभदेव और अष्टनेमी का उल्लेख मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऋषभदेव जो थे ये पहले तीर्थंकर, यानी कि ये इसके संस्थापक माने जाते हैं किसके? जैन धर्म के। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको बताना है। क्या आप बताइए कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार जिन्हें बौद्धों की रामायण कहा जाता है वे हैं? बताइए, बौद्धों की रामायण कहा जाता है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार जिन्हें बौद्धों की रामायण कहा जाता है कौन है? अश्वघोष है, या वासुमित्र, या बुद्ध घोष, या नागार्जुन? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा सर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अश्वघोष, अश्वघोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, अश्वघोष जो थे इन्होंने क्या बुद्ध चरित्र की रचना की थी, और जिन्हें बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, एक बार आपको बता दें, अगर आप नए हैं चैनल पर तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब सर जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपना स्कोर 30 में से आपका स्कोर क्या रहे लास्ट में वीडियोस के हमें ज़रूर बताएं, 30 में से आपका स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1 मिनट यार, पिछला वाला क्वेश्चन रह गया, ये वाला। बताइए क्या महावीर जैन संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए महावीर जैन संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कुंडलग्राम, पावापुरी, वैशाली, वाराणसी? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? क्या होगा राइट आंसर बताएंगे। महावीर ने जैन संघ की, बताइए महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी?
क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। तो आपको याद रखना है महावीर ने जैन संघ की जो स्थापना की थी वो पावापुरी में की थी, ठीक है, पावापुरी में, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? गौशल हुआ था, मल्लिनाथ या सुधर्मन या ब्रजस्वामी? अभी जैन धर्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके इसमें है, इसके बाद हम लोग स्टेप चेंज करेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आप लोग ये ना कहें कि हाँ भी क्वेश्चन अच्छे नहीं आए हैं आपको। अभी इसके बाद फिर हम मध्यकालीन भारत में चलेंगे, उसके बाद आधुनिक पर चलेंगे, ठीक है, हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। बस वीडियो को पूरा देखें और 30 में से लास्ट में अपना स्कोर हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आपका स्कोर रहने वाला है, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको आया सुधर्मन जो थे ये क्या हुए थे? सुधर्मन जो थे ये महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अगले अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अणुव्रत संबंध किस धर्म से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अणुव्रत का संबंध किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म, लोकायन मत, हिंदू मत या बौद्ध धर्म? ये तो देखो आपको कंफ्यूजन कहाँ होगा, इन दोनों को ऑप्शन को हटा देते, अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म है ही आप बता दीजिए। इनमें कंफ्यूजन जाता होता है अणुव्रत में। क्या होगा राइट आंसर बताएंगे? तो आपको याद रखना है किसके भैया है? जैन धर्म का। अणुव्रत ये किसके हैं? जैन धर्म के हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, कह रहा जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के लेखक कौन थे? बहुत गजब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु है, स्थूलभद्र है, हेमचंद्र है या स्वयंभू है? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? तो आपको याद रखना है जो जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, इसके लेखक कौन हो जाते हैं? भद्रबाहु हो जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना भद्रबाहु। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। जैन धर्म से संबंधित परिशिष्ट पर्व की रचना किसने की थी? किसके द्वारा की गई थी? जैन धर्म से संबंधित परिशिष्ट पर्व की रचना किसके द्वारा की गई थी? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हेमचंद्र ने की थी। किसने? हेमचंद्र ने की थी। आपको ये बात याद नहीं, किसकी? परिशिष्ट पर्व की रचना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उल्लेख मिलता है? बताइए 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? और वैसे भी आपके एग्जाम में पूछ लिया कि 16 जनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अगर जैन रचना की बात करेगा, ठीक है, 11 का आपको याद है, जैन रचना की बात करेगा तो भगवती सूत्र में। कहाँ पर? भगवती सूत्र में। वैसे तो उसमें अंगुत्तर निकाय में किया गया, लेकिन अगर जैन रचना में पूछेगा तो आप कहाँ बचाएंगे सर? भगवती सूत्र में, ठीक है। जैन रचना में अगर बताएंगे तो कहाँ पर बताएंगे? भगवती सूत्र में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। देखिए मैंने क्या बताया था, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। बताइए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन पहले भी थे अब भी है। कह रहा है गुमसुर विद्रोह भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसके शासनकाल में दौरान हुआ था? विलियम बेंटिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंडर या लॉर्ड एलनब्रो? क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? गुमसुर विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ के समय में हुआ था। आपको ये बात याद रखिए, कौन सा? गुमसुर विद्रोह याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? क्या रहा 1834 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशालय द्वारा पेश किए गए मंडोवी ने व्यवगत सिद्धांत को कब स्वीकार किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1839, 1845, 1842, 1852? व्यवगत सिद्धांत कौन लाया था? कहेंगे सर डलहौजी लाया था। कौन? डलहौजी लाया था, नहीं लाया था? बताओ। डलहौजी लाया था। डलहौजी लाया था कौन सा? व्यवगत सिद्धांत, ठीक है, व्यवगत सिद्धांत लाया था डलहौजी। अच्छा, अब आपके एग्जाम में पूछा गया कि डलहौजी जो व्यवगत से ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशालय द्वारा पेश किया गया पेश किए गए मंडोवी ने व्यवगत सिद्धांत कब स्वीकार किया? मतलब जो मंडोवी था उसने व्यवगत सिद्धांत कब स्वीकार किया था? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देंगे। तो आपको याद है कि ये कब? 1839 में व्यवगत सिद्धांत आपका लिया था, व्यवगत सिद्धांत स्वीकार किया था 1839 में, ठीक है, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड एलनब्रो पकेवी को सूचित किया कि मेरे पास सिंध है? चार्ल्स नेपियर ने कहा था,
जेम्स आउटरम ने कहा था, जेम्स आइस्ट्रीन ने कहा था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्या होगा राइट है? ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको सरल क्वेश्चन, जो आपको आते होंगे वो भी क्वेश्चन, जो आपको नहीं आते हैं वो भी क्वेश्चन, और कठिन भी क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन लेके आए। अभी तक जैन धर्म को आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो जैन धर्म के बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन अब आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जो किससे, गवर्नर जनरल से अपने पर आते हैं, वो क्वेश्चन में करने वाला हूं। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का? तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स नेपियर ने यह कथन कहा था। ठीक है, चार्ल्स नेपियर ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। कह रहा है बिहार में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान पर जमींदार थे? देखो कहां तक क्वेश्चन ले गया है। ये तो आप लोगों पढ़ते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो बिहार से आप ये जानते हैं, बिहार से इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। लेकिन अब अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि हाँ जो कुंवर सिंह थे ये कहाँ के जमींदार थे, क्योंकि ये कुंवर सिंह बहुत फेमस नेता हुए हैं। ठीक है, तो बताना है कहाँ के ये जमींदार हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए एक बार। तो आपको याद रखना है ये कहाँ का, जगदीशपुर के, जगदीशपुर जो कि बिहार का ही क्षेत्र था, जगदीशपुर के ये क्या थे? ये जमींदार थे। जगदीशपुर के क्या थे ये सर? जमींदार थे 1857 के महान विद्रोह के। अच्छा, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया 1857 का जो विद्रोह हुआ था इस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको याद ना, इस वक्त जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। ये बात आपको याद ना, कौन था? कैनिंग था। आपको ये बात याद रखनी है। फिर उसके बाद 1858 का एक्ट आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का ना होकर भारत का जो शासन था वो अंग्रेजों मतलब पूरा का पूरा ब्रिटेन संसद के अधीन आ जाता है, और फिर इसी कैनिंग को क्या बनाया जाता है? पहला वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है, इसी कैनिंग को पहला वायसराय बना दिया जाता है। ये भी बात आपको याद है, पहला वायसराय बना दिया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्या है, रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल के दौरान की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड लिटन के समय, या लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय? बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। तो आपको याद रखना, मैंने अभी क्या बताया, जब रानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उन्होंने समझा कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उन्होंने समझा कि अगर ऐसा विद्रोह और हुआ तो हमारी शक्तियां भारत से उखड़ जाएंगी। तो इसलिए भारत के गवर्नर को क्या कर दिया गया था भैया, मतलब भारत का गवर्नर को भारत के वायसराय में बदल दिया गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता हाथों में लेकर संसद के मतलब ब्रिटेन संसद के हाथों में आ गई थी। तो ये घोषणा जो हुई थी ये लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। ठीक है, ये भी बात आपको, ये 1858 में ही हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। क्या पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम कब पारित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1900 में, 1905, 1903, 1909? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 में। कब? 1900 में ये पारित किया गया था। ये बात आपको याद रखना 1900 में। ठीक है, ये बात आपको याद रखें, भूलेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906, 1911, 1909, 1913? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। तो आपको याद रखना, सिंपल क्वेश्चन है सर, कौन कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक है, सलीमुल्लाह वगैरह उसमें शामिल थे। तो कब हुई थी? 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग। इस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हर बच्चों को मालूम है, अच्छे से आपने पढ़ा होगा। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम, एक मिनट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ समझौते किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो मैं आपको बता दूं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो लखनऊ समझौते किए गए थे वो किए गए थे 1916 में। इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि इसकी अध्यक्षता कौन करे तो क्या बताएंगे सर? अंबिका चरण मजूमदार। कौन? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार जो थे, इन्हें 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये बात आपको याद रखना। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो हमारा नरम दल और गरम दल था, जो नरम दल था और क्या था, ये गरम दल था, जो अलग हुए थे वो भी 1916 में ही कांग्रेस अधिवेशन में एक आ गए थे। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये नरम दल गरम दल अलग कब हुए थे? तो कहेंगे 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में ये क्या हुए थे? सूरत अधिवेशन में अलग किए हुए थे। और 1907 के सूरत की अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। किसने? रास बिहारी बोस ने की थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, रास बिहारी बोस ने की थी, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, चलिए अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको ये बताना है 1920 का अधिवेशन हुआ था नागपुर में। ये भी बात आपको याद नहीं, किसमें? नागपुर में हुआ था। ठीक है, अगर 1917 का अगर बूझ ले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1917 का अधिवेशन होता है कलकत्ता में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसकी अध्यक्षता करती है एनी बेसेंट, जो कि पहली महिला थी। एनी बेसेंट करती हैं जो कि पहली महिला थी, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 20। कह रहा है बताइए रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? बिल्कुल
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आएगा। लॉर्ड वेवेल था या लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड माउंटबेटन? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का? जब रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? अच्छा, कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है? बताएंगे रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन था? लॉर्ड वेवेल था। ठीक है, आपको याद रखना कौन था? लॉर्ड वेवेल था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, बताइए कि भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत के किस राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई? उनमें से कितने क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाना था? मैंने क्या बताया, भारत सरकार अधिनियम 1858 आया था और उसमें कहा गया था कि भारत के जितने भी ज्यादा प्रतिनिधि, मतलब कोई अगर कार्य किया जाएगा, कोई परिषद बनाई जाएगी तो सबसे ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को उसमें शामिल किया जाना चाहिए, ये बात कही गई थी। अब आपके एग्जाम में पूछा गया है कि एक 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई, उसमें से कितने क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाना था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में तो आपको याद रखना क्राउन द्वारा उसमें 8 सदस्यों को नियुक्त किया जाना था। कितने? 8 सदस्यों को नियुक्त किया जाना था, यह बात आपको याद रखनी है। और ज्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा पूछता है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के समय भारत का गवर्नर या तो पूछ लेगा, क्योंकि पहले गवर्नर था, जब ये इसका पारित हो गया उसके बाद वायसराय बना। एक गवर्नर पूछ ले तब भी लॉर्ड कैनिंग, अगर इसके बाद पूछ ले कि वायसराय कौन बना तो भी आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, याद रखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सीधा छपेगा भाई साहब। क्या बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मराठा साम्राज्य के राजस्व के स्रोत थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथ कर ये आपके 10 बार, चौथ और सरदेशमुखी ये 10 बार आपके एग्जाम में सीधा टपके हैं कि सरदेशमुखी और चौथ मराठा साम्राज्य में क्या थे? सरदेशमुखी और चौथ। तो आपको बताना है सरदेशमुखी और चौथ क्या थे? टैक्स थे। कृषि, देशमुख और देश पांडे द्वारा एकत्रित अन्य कर। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 22 का केवल एक, केवल दो, एक और दो, तीन या चार या सभी? तो आपको याद रखना है जो मराठा साम्राज्य था, आपको ये बात याद रखनी है, मराठा साम्राज्य में जो एक मुख्य पेशा एक में हिसाब से हो गया था, जो राजस्व स्रोत हुआ था, तो वो चारों थे। ठीक है, कहीं ना कहीं उनमें चौथ कर भी वसूला जाता था, सरदेशमुखी टैक्स भी था, कृषि से इनकी आय भी होती थी, और देशमुख और देशपांडे द्वारा एकत्रित अन्य कर भी जो थे उसमें से इनके राज्य का ये स्रोत हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है 712 में सिंध के अरबों पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? 10 बार आपके एग्जाम में आया। देखिए अगर आपने अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ा होगा तो आपको याद है 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, किसके? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में ये एक आक्रमण होता है सिंध पर। 700 आपने पढ़ा होगा कि पहला आक्रमण अरबों का जो हुआ 712 ईस्वी में हुआ मोहम्मद बिन कासिम के समय, मैं आपको मानता हूं, लेकिन जो था 712 ईस्वी में जो आक्रमण हुआ ये सफल आक्रमण था। ठीक है, सफल आक्रमण था। लेकिन अगर आपके बुझने की 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक आक्रमण होता है, जो कि दाहिर उस वक्त जो शासक था कौन था? दाहिर था। दाहिर इनको पराजित कर देता। क्या होता है? दाहिर इनको पराजित करता है। उबैदुल्लाह के बाद फिर से 711 ईस्वी में एक और आक्रमण होता है, उसे भी दाहिर पराजित कर देता। लेकिन आपको याद रखना है कि पूरे अरब का जो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम सबसे शक्तिशाली क्या था? सेनापति था। इसलिए 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाता है अरबों पर आक्रमण करने के लिए, और उस वक्त वहां का शासक कौन था? दाहिर था। ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त जो दाहिर था, उस वक्त वहां का शासक कौन था? दाहिर था। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा ढिल्लिक्का दिल्ली नगर की स्थापना किसने? जिसे ढिल्लिक्का यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? 24 भैया 10 बार, एक बार नहीं 10 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, बताएंगे। ये ढिल्लिक्का यानी कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने, प्रतिहारों ने? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 का? बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तोमरों ने इसकी स्थापना की थी, याद रखेंगे। ठीक है, तोमरों ने, किसने? तोमरों ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सीधा छपेगा। कह रहा उस शासक का नाम बताएं जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये भी 10 बार आया है आपके एग्जाम में 10 बार। उस शासक का नाम बताएं जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा कुंभा, राणा सांगा, राजा रतन सिंह, हमीर, राणा हमीर। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का? राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? राणा कुंभा। किसने? राणा कुंभा ने किसका? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, याद रखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो यार पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको 30 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला में देखने को मिलेगी, आपका लेवल यहाँ से भाई साहब यहाँ हो जाए। वो क्वेश्चन में लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम में सीधा छपते हैं, और आपके एग्जाम में चाहे आप ग्रुप डी से लगाकर ग्रुप बी तक का एग्जाम, ए तक के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं इस प्रकार PDF को सेट करता हूँ। ठीक है, चलो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा, राणा रतन सिंह इसका राइट आंसर, राणा कुंभा। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
क्या निम्नलिखित में से भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान थे, मंगोल थे, अरब थे, तुर्क थे? क्या होगा राइट आंसर? ये भी आपके एग्जाम में 10 बार पूछा गया, ठीक है। पहली बार किसने आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है। तो 30 में से आपका स्कोर यार जो भी रहे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताकर जाएं अंत में, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता तो उसे कमेंट बॉक्स में फिल कर दें, मैं आपको उसका जवाब विस्तार से दूंगा, या तो अगला वीडियो जब लाऊंगा उसमें आपको विस्तार से उस पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। चलो, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का? तो आपको याद है क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरबों ने। मैंने अभी बताया 711 ईस्वी में, फिर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सफल आक्रमण करता है। और अगर हाँ एक बात और, मोहम्मद बिन कासिम से एक बार और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कर दे कि मोहम्मद बिन कासिम के समय पूछ दे कि पहला मुस्लिम शासक जिसने क्या लगाया था सर? जजिया कर लगाया था। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि पहला मुस्लिम शासक जिसने क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। अगर आपके एग्जाम में पूछे तो क्या बताएंगे सर? पहला मुस्लिम शासक जिसने जजिया कर लगाया था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ही था, जो 1712 ईस्वी में आक्रमण जिसने किया था वही था जिसने जजिया कर पहली बार लगाया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, उसके बाद आते हैं फिरोज शाह और अलाउद्दीन खिलजी वगैरह। क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा? अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हर यार आदमी को जानता है, ये क्वेश्चन नहीं जानते तो क्या फायदा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? भवतीभूत, जयदेव, चंद्रवरदाई, बाणभट्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? चंद्रवरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? भैया बहुत गजब का क्वेश्चन। दिलवाड़ा का मंदिर, देखिए दिलवाड़ा का जो मंदिर है मैं आपको बता दूं ये किससे संबंधित है। तो आपको याद है दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये जैन धर्म से, किससे? ये सर जैन धर्म से संबंधित, किससे? जैन धर्म से। ये बात आपको याद रहे। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो दिलवाड़ा का मंदिर। तो आपको याद है दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित, और कहाँ पर? ये माउंट आबू, यानी कि कहाँ पर सर? राजस्थान में। राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, माउंट आबू की पहाड़ियों पर मिलता है, ठीक है। और कई बार आपके एग्जाम में सीधा आया किस पर? अरावली पर्वत पर। अरावली पर्वत पर, ये भी आपके एग्जाम में अरावली पर्वत पर भी देखने को मिलता है। अच्छा, और भी मैं आपको बता दूं श्रवण बेलगोला क्या? देखो श्रवण बेलगोला यहाँ पर हर 12 साल बाद, ये भी जैन धर्म से संबंधित है, और हर 12 साल बाद यहाँ पर क्या होता है? महामस्तकाभिषेक होता है। और श्रवण बेलगोला में ही जो भी लोग जाते हैं वो संधारा संलेखना प्रथा आपने पढ़ा होगा जैन धर्म में, यहाँ पर ज़्यादा होती है श्रवण बेलगोला स्थान में। ये कहाँ पर? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में गोमतेश्वर की मूर्ति यहाँ पर स्थित है, ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है कहाँ पर? ये कर्नाटक में। ये भी बात आपको याद रखनी है, कर्नाटक में श्रवण बेलगोला पड़ता है, ठीक है। चामुंडराय के जो शासक थे उन्होंने इसको स्थापित किया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कह रहा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। कह रहा विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़, सीकरी। क्या होगा राइट आंसर? विजय स्तंभ क्या होगा राइट आंसर? किसने? राणा कुंभा ने बनवाया था, अभी अपन लोग देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है भैया कहाँ? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और आज का अंतिम प्रश्न क्या रहा है? लिंग मंदिर की नींव, लिंगराज मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बताइए लिंगराज मंदिर की नींव किसके द्वारा रखी? कहाँ? उड़ीसा में, कलिंग में, सब लोग जानते हैं। कहाँ पर हो जाएगा? तो बताइए इसकी नींव किसने रखी थी? यथार्थ केसरी ने, लाला तेंदुकेसरी ने, नरसिंह देव ने, या प्रताप रुद्र देव ने? अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर अंत का, और अंत भला तो सब भला। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का? तो आपको याद रखना है क्या होगा? ययाति केसरी ने। किसने? ययाति केसरी ने रखी थी। तो ये थे आज के टॉप 30 क्वेश्चन। एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और 30 में से आपका स्कोर क्या रहा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं यार, जिससे आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में आज के, और हाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।